Hello everyone, this side Prateek, your mentor, your coach, your guide, your educator. Welcome all of you on this platform. I hope आप सभी को जो प्रीवियस वीडियो थी वो बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होगी। आज मैं आपके लिए परसेंटेज पार्ट थर्ड स्टार्ट कराऊंगा और उम्मीद है कि आप सभी को ये परसेंटेज पार्ट थर्ड बहुत पसंद आया होगा। परसेंटेज पार्ट वन और पार्ट टू में जो भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारे डाउट सेल में भी स्टूडेंट से या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे परसेंटेज पार्ट थ्री की ओर। लास्ट वीडियो जिसने भी देखी होगी मालूम होगा परसेंटेज पार्ट टू में मैंने आपको लास्टली वेन डायग्राम स्टार्ट कराया था। आज मैं उसी वेन डायग्राम को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा जो कि हमारे टफेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछा जाता है। कहीं जाइएगा मत, सभी लोग वीडियो को देखते हुए चलिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। दिस साइड अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। सभी लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों को दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट, मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ देता हूं। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% पास इन केमिस्ट्री and 15% fail in both subject, 325 स्टूडेंट पास्ड। तो आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी में समझ लीजिए, भौतिकी में 80% पास हुए हैं, रसायनिकी में 70% पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं दोनों में वो है 15%। और 325 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आपको कुल विद्यार्थी बताने हैं जिन्होंने परीक्षा दी। आप सभी एक बात सोचिए, लास्ट जो भी वीडियो थी आप लोगों को जो मैंने उसमें पढ़ाया था वेन डायग्राम, वहां पर मैंने कुछ चीजें समझाई थी और जिन्होंने नहीं देखा हो वो वीडियो जरूर देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि वेन डायग्राम के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि कंपैरिजन हैज टू बी सेम, यानी जो आपका कंपैरिजन है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी समान का मतलब क्या है, सेम स्ट्रक्चर बनता है, यानी फेल फेल फेल, पास पास पास, पसंद पसंद पसंद, डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। अब यहां पर एग्जामिनर जिसने ये क्वेश्चन सेट किया उसने क्या दिया, ये तो दोनों डाटा पास में दे दिए लेकिन 15% किस में दे दिया, फेल में दे दिया। तो इसका मतलब अब वेन डायग्राम किसका बनेगा, आइदर पास और फेल। ये एक क्वेश्चन आएगा आपके सभी के दिमाग में, इन योर माइंड्स। ओके, नाउ थिंग्स हैज टू बी वेरी क्लियर। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जहां पर बोथ डाटा दिया होगा यानी जहां पर कॉमन शेप्स दी होती हैं वहां का वेन डायग्राम आप लोग बनाते हैं। लाइक 15% फेल है, दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ दैट विल बी योर फेल डाटा। कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में 80% पास थे तो मैं कह सकता हूं इसमें फेल कितने होंगे बच्चों, स्टूडेंट्स 20%, एंड यहां पर कितने होंगे 30%। अब देखो फेल का डाटा एक तो इंडिविजुअली ये रहा और ये किसका रहा, कॉमन रहा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास डाटा आ चुका है पूरा फेल का। चलिए देख लेते हैं एक बार, समझिएगा सभी। यहां पर मैं समझता हूं दिख रहा होगा। फेल का बनाते हैं तो दिस इज फिजिक्स एंड दिस इज केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री 15% कॉमन है तो सबसे पहले आप उसको फिल करेंगे। तो आपने यहां पर 15 लिख दिया, सही है। अब फिजिक्स में आना है आपको फेल में 20, 15 यू हैव रिटन हेयर, तो आप यहां पर क्या लिख लेंगे 5, सही है। लाइक केमिस्ट्री में कितना आना है 13, यू हैव रिटन हेयर 15 इन कॉमन पार्ट, सो यू विल राइट देयर 15। आपने देखा 15, 15, 30 और 5, तो आप कहेंगे सर 35 स्टूडेंट्स क्या हो गए हमारे, फेल हो गए हैं। दैट मीन्स जो पास हुए स्टूडेंट वो कितने होंगे 65%, सही है। एंड 65% इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 325। यहां से आपने निकाला 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, व्हेन समथिंग इज 100% इट इज कंप्लीटेड। तो यहां देख लेते हैं एक बार इस चीज को। 1% की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन वाज 500। कितने थे 500, सही है, कितने थे 500।
मैं समझता हूं, एक बार फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में न्यूली पैटर्न बेस्ड आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा है कि ये लोग तो पास हो रहे हैं लेकिन यहां पर जो कॉमन डाटा है वो फेल का है। तो मैं फिर बताता हूं, आपको स्ट्रक्चर उसका बनाना है जो कि कॉमन शेप्स होती है। यहां पर 15% स्टूडेंट फेलियर थे। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वालिटी एजुकेशन अगर प्रोवाइड करनी है तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो 15% की वैल्यू यहां पर फेल में थी। तो अगर 80% पास थे तो 20% पे फेल हो जाएंगे। कैसे? 100 माइनस 80 दैट इज 20, लाइक दिस 100 माइनस 70 दैट इज 30। फिर मैंने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसे मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये लीजिए, सही है। तो यहाँ पर हमने कितना लिखा था, 15 और टोटल 20 आना है। फिजिक्स में 15 लिखा है तो 5 लिखा। केमिस्ट्री में टोटल कितना आना है, 30 आना है। 15 लिखा जा चुका है तो यहाँ 15 लिखा। टोटल किया, 35% स्टूडेंट फेल हो गया हमारा। रिमेनिंग 65% पास हो जाएगा। 65% की वैल्यू 325 है, 1% की वैल्यू 5 है। दैट मीन्स 100% की वैल्यू क्या होगी, 500। आई थिंक यू आर ऑल गेटिंग दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो इससे और टफ पढ़ाने वाला हूँ। देखिए थोड़ा सा टफ भी पढ़ेंगे जिससे कि हमें कोई भी चीज़ जब एग्जाम में आए तो हम उसके लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड होकर जाएं। अगला वेन डायग्राम जो मैं कराऊंगा वो 3 वेरिएबल का होगा। आप लोग बस सभी लोग देखते हुए चलिएगा और एंजॉय करते हुए रहिएगा। स्टडी को एंजॉय बनाना है, क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाना है। राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 10% फेल इन ऑल सब्जेक्ट। अभी देख लेते हैं इसको। देखिए मैं समझा देता हूं क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज शोइंग। इन एन एग्जामिनेशन, मैथ्स में 30% फेल हो गए, इंग्लिश में 25% फेल हो गए और हिंदी में हमारे कितने फेल हुए भाई, 40%। राइट, मैथ्स एंड इंग्लिश में 15, इंग्लिश एंड हिंदी में 20, हिंदी एंड मैथ्स में 25 एंड 10% फेल इन ऑल सब्जेक्ट। 10% फेल इन ऑल सब्जेक्ट, 10% सभी विषयों में फेल हो गए। देखिए आप लोग इसमें डी मॉर्गन लगा सकते थे लेकिन जिन्होंने डी मॉर्गन नहीं पढ़ा वो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमने चूंकि वेन डायग्राम सीखा तो हम लोग कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से ही करेंगे। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस क्लास ऑफ दिस वीडियो। सही है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल वेन डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज फॉर मैथ्स, दिस इज फॉर इंग्लिश, ये इंग्लिश हो गया। एंड एक हिंदी के लिए बनेगा लेकिन एक तीनों में कॉमन आ रहा है। यानी देखिए डायग्राम समझिएगा पहले कैसे बनेगा। ये वो शेप हो गई ये वाली, ये क्या है, तीनों में कॉमन है। और आप सभी को मालूम होगा, एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो और राइट नाउ बिफोर सम टाइम मैंने भी समझाया था कि आप इनिशियल लेवल पे सबसे पहले उसकी ड्राइंग करते हैं जिस पर मोर कॉमन डाटा दिया होता है। यहां पर मोर कॉमन डाटा किस में दिया है, आप देखो 10% फेल इन ऑल सब्जेक्ट, यानी 10% सभी विषयों में फेल हैं। तो देख लेते हैं, मैंने फिर कहा ये वाली जो शेप है ये कॉमन है सभी में, तो इसमें आपने 10 लिख दिया। सही है। अब हम मैथ्स और इंग्लिश में चलते हैं, डबल कॉमन देखते हैं। मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स ये है, इंग्लिश ये है, कॉमन पार्ट ये है। ढंग से समझिएगा, दिख रहा होगा सभी को। इसमें 15 आना है, 10 लिखा, आई विल राइट हियर 5। क्लियर है। नाउ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हेयर, हिंदी हेयर, इनका जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। इसमें 20 आना है, 10 लिखा है, मैंने 10 लिख दिया। सही है। लाइक दिस हिंदी एंड मैथ्स, मैथ्स ये, हिंदी ये, कॉमन पार्ट ये। इसमें आना है 25, 10 लिखा है तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। सबसे पहला टास्क क्या था कि डाटा को सेटिस्फाई करा के वहां पर उस शेप में फिल करना। सबसे पहले हमने फिल किया क्या, 10%, फिर हमने फिल किया सेकेंड डाटा 15, 20 एंड 25%। नाउ अगेन लुक हियर, नाउ सिंगल पे चलते हैं। मैथ्स में 30 आना चाहिए, 30 एक बार देख लेते हैं। 5, 10, 15, 15, 10, 25 और 5, 30 ऑलरेडी फिल है ये तो। इंग्लिश में 25, 10, 10, 5, 25 ये भी ऑलरेडी फिल है। हिंदी में 40,
देखिए 15, 10, 25 और 10, 35, 35 और आना कितना चाहिए 40, तो मैंने इसमें एक 5% लिख लिया। जब आपने इन सबका सम किया यू विल गेट 45% स्टूडेंट फेल, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा मेरा 55% पास्ड। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर, सो योर करेक्ट आंसर इज 55%। सही है, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंटों के? फिर समझ लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ, प्रैक्टिस के लिए ऐसा क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा एक, कि मैथ्स और इंग्लिश में इतने फेल हैं, इंग्लिश हिंदी में इतने फेल हैं, हिंदी मैथ्स में इतने फेल हैं। आप सभी लोग उसको ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आई विल डिस्कस इन द डाउट पार्ट्स ऑफ द परसेंटेज, राइट। नाउ फिर समझ लीजिए, कोई दिक्कत होगा, पहले क्या करते हैं, 3 वाली शेप फिल होती है, फिर क्या होती है, डबल शेप फिल होती है, फिर क्या होती है, सिंगल शेप फिल होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने नहीं पूछा, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो आप ये देखो, ये 5 जो है, यानी हिंदी में समझ लीजिए ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताएं जो केवल एक विषय में फेल हुए। तो ये 5 देखो, ये सिर्फ अकेली जगह पर लिखा है और कहीं भी नहीं आ रहा, यानी मैं कह सकता हूं 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे दोज आर फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? मजा आ रहा है सभी को? बताते रहिएगा इस ऐप के बारे में कि भाई यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, है ना, एवरीवन इज ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं एक नई टाइप स्टार्ट करा रहा हूँ। यहाँ से वो टाइप परसेंटेज की जो आप सबने देखी होगी आती है, जो कहती है कि भाई रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप सभी देखिए, 20% टू बाय एन आर्टिकल, 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 120 रुपीज गिफ्ट, लेफ्ट विद 1400, ट्रांसपोर्ट बताना है। हिंदी में समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने अपनी जो भी उसके पास रुपए थे 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, 5% शेष का उसने किस पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, यानी जिससे वो गया होगा, जिस गाड़ी से गया वो उस पर खर्च किया। 120 रुपए गिफ्ट के दिए और 1400 रुपए शेष थे, तो आपको बताना है ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा कितना हुआ। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहां पर इतनी जगह पर मैं समझता हूं आ जाएगा। रिमेनिंग बनता कैसे है कोई चीज, देखिए आप लोग सभी लोग समझिएगा, पहले मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम डील आउट करने चलेंगे इधर की तरफ। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ आई स्पेंड 20% ऑफ माई इनकम, यदि मैं अपनी आय का 20% एजुकेशन पर खर्च करता हूँ, समझिएगा 20% एजुकेशन पर, सही है, एजुकेशन पर, फिर 50% ऑफ रिमेनिंग अदर एक्सपेंसेस पर। सभी लोग समझिएगा यार, जब मैं यहां पर क्या करूंगा, इनिशियल और फाइनल के डायरेक्ट रिलेशन बनाऊंगा, इनिशियल और फाइनल के। अगर मैंने 20% खर्च कर दिया, आपको मालूम है 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी अगर मेरे पास 5 रुपए थे तो मैं 1 रुपए खर्च कर चुका हूं, तो मेरे पास वो जो बचेंगे वो रुपए कितने होंगे, 4। एनी डाउट? फिर 50% ऑफ रिमेनिंग, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी अगर मेरे पास 2 रुपए थे तो 1 रुपए खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 1। क्लियर हो रहा है? यानी अगर मैं इनिशियल आपसे पूछूं, मैंने वीडियो में समझाया था कंपाउंडिंग होती है, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4, यानी इनिशियल और फाइनल के रिलेशन 10 और 4 हो जाएंगे। क्लियर है? तो सेम जो हमने यहां पर सीखा, हम इसी टाइप को यहां पर लगाते हैं। देखिए, जब भी रिमेनिंग का बेस क्वेश्चन आएगा, जब भी रिमेनिंग बेस क्वेश्चन आएगा तो आप इसी पैटर्न को लगाएंगे। आप क्या करेंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन बना के उसको हटा देंगे। खर्च कर देने का मतलब माइनस करना होता है, आप उसे माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो आपका क्या होगा, लेफ्ट अमाउंट होगा फर्स्ट कंडीशन का। सेम लाइक सेकंड कंडीशन, सेम लाइक थर्ड कंडीशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। यार उसने 20% खर्च कर दिया, सही है, 20% का मतलब आप कहोगे सर 1/5,
ढंग से समझिएगा, इनिशियल और फाइनल। 1/5 यानी अगर 5 खर्च कर दिया, 5 रुपए इनकम थी, 1 रुपए खर्च कर दिया, माइनस कर दिया, तो बची कितनी? 4। बहुत अच्छे से समझिएगा, सही है। 5% ऑफ द रिमेनिंग, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। यानी अगर 20 रुपए इनकम थी, 1 रुपए खर्च कर दिया, यानी 90। अभी मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई कर लिया करो। 20 इंटू 5 कितना होगा? 100। 19 का पहाड़ा आता है, 19 इंटू 4 कितना होगा? 76। अब इस 76 की जो वैल्यू है, आपको लगेगा क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा हुआ कि ये 1400 है। आप एक बात बताओ, जब ये दोनों खर्चे हो गए तो ये जो रुपया है और ये जो रुपया है, ये दोनों ही तो इसके बचे हुए पैसे थे। तो आपको ध्यान रखना है 1400 रुपये नहीं प्लस होगा खाली लेफ्ट में 120 रुपये भी थे उसके पास, क्योंकि इतना सब खर्च करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो इनिशियल का और फाइनल का आएगा, और फाइनल में उसके पास 1400 रुपये तब बचे जब उसने 120 रुपये खर्च कर दिए। यानी 76 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1520 के बराबर। इसको प्लस करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों का क्या होगा? प्लस। सही है। क्यों होगा फिर बता देता हूं। अगर सिर्फ ये होता इतना तो 1400 होता। यहां पर ये भी रुपए में खर्च हुआ है तो ये भी क्या था? इसका लेफ्ट अमाउंट ही था। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज 2000, यानी वो कितने रुपए लेके गया था? 2000। यहां तक सही है? क्लियर हो रहा है? जनरली एग्जाम में 2000 रुपए ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है क्वेश्चन, आपको ट्रांसपोर्ट बताना है। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट पर कैसे चलेंगे। ट्रांसपोर्ट पर जो मेरा खर्च है वो क्या है? 2000 रुपए। ट्रांसपोर्ट आया कैसे था? 20% खर्च करने के बाद बचा कितना होगा? 80%, यानी 4/5। फिर उसके बाद 5% मैंने खर्च किया था, 5%। इसका मतलब मैं इसका 1/20 निकाल दूंगा। 20 इंटू 4, मेरा आंसर आ गया 80 रुपए। मैं समझता हूं सभी के क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आएगा क्वेश्चन ऐसा। अगर आएगा तो क्यों? क्योंकि जनरली हमें सिर्फ इतना पूछा जाता था और हमसे पूछा क्या गया है ये। आप एक बार फिर समझिए, मैं ये कह रहा था कि आपने जब 20% खर्च कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 80%, यानी 5 से 4। फिर 20 से आपके पास कितना बचेगा? 19। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनिशियल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल, यानी 76। बस यहाँ पर जो बात है वो दो अलग क्या है कि आपको ये 120 रुपीज भी इसके फाइनल प्राइस में प्लस करना है, यानी 76 इज इक्वल टू 1520, 1 इज इक्वल टू 20। क्लियर हो गया? ऐसा मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान नहीं होंगे, बस आप बैठते हुए समझते हुए चलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक गांव में 12% जो बकरियां हैं वो बाढ़ में बह गई और 5% बकरियां शेष का क्या है? आपकी खत्म हो गई। तो आपके पास 8630 जो कि लेफ्ट है, 8630 बकरी बची हैं। देखो फिर से वही रिमेनिंग की प्रोसेस आई। तो हम क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा सरल है, मैंने कोशिश इसलिए करी कि पहले थोड़ा सा टफ समझा दूं, फिर थोड़ा सरल और अच्छे से समझ में आएगा। जनरली लोग सरल पहले कराते हैं, अपने अपने फंडे हैं भाई। सही है। आपने 12% आपकी जो गोट्स थी, जो बकरियां थी, वो बाढ़ में बह गई। 12% का मतलब हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4% का मतलब 1/25। फर्स्ट वीडियो में सिखाया था 1/25 इंटू 3, यानी 3/25। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए इन सब चीजों के। यानी इनिशियली अगर 25 बकरियां थी, 3 खत्म हो गई, यानी 22 बची। फिर बाद में कह रहा है रिमाइंडर का 5%। 5% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/20। ये सारी चीजें आपको याद हो रही होंगी, मैं समझता हूं। यानी अगर 20 थी तो कितनी रह गई? 19 रह गई। सही है। चलिए देख लेते हैं। 25 इंटू 20 कितना होगा हमारा? 500 होगा। सही है। 19 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आएगा, 3 कैरी लगेगी। 19 का फिर से 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 418। सही है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी थी? 8630। चलिए देखिए, यहां पर थोड़ा सा एरर था, 8360 की जगह 8630 लिख गया था, कोई बात नहीं। ये 418 से अब आप देखेंगे सीधे सीधे 2 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई स्टूडेंट्स।
सो 500 into 20 योर आंसर इज 10,000। देखिए अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझा रिमेनिंग वाला तो क्वेश्चन सेकेंड्सों में सॉल्व होना चालू होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है, इस प्लेटफॉर्म का टोटली यूज़ करना है, तो आप कोशिश करिए हमेशा आप क्या करेंगे कि जो हम कहते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आप उसको पूरा फुलफिल करिए, तभी आपके ड्रीम क्या होंगे, पूरे होंगे। अदरवाइज हम सिर्फ पढ़ाते रह जाएंगे जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आप भी अपनी मेहनत स्टार्ट करिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सही है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इज 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप सभी के समझ में आएगा। कहता है कि एक जगह सैनिक थी, उसमें सैनिक थे, है ना, सेना थी यानी एक आर्मी थी। उसमें क्या कहता है 10% जो आर्मी जो सोल्जर थे वो वॉर में क्या हो गए, गायब हो गए यानी खो गए। बाकी 10% क्या होगा, किसी बीमारी से मर गए, यानी शेष का 10%, समझिएगा वही रिमेनिंग। एंड नेक्स्ट फिर रिमेनिंग का 10% क्या हो गए, डिसेबल्ड घोषित हो गए। आज जो अपनी सेना है, जो आर्मी है, उसमें 729,000 यानी 7,29,000 सैनिक यानी सोल्जर लेफ्ट हैं। आपको बताने हैं इनिशियली कितने सैनिक थे। आप देखिए फिर से कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप लोग समझिएगा। यानी मैं थोड़ा सा वही फिर समझता हूं कि इनिशियल, सभी लोग समझिएगा, इनिशियल का किससे रिलेशन, फाइनल से। भाई पहले 10% यानी 1/10 है, देखो स्टूडेंट्स, सही है, अभी तो सीखा था ये 1/10 है। चलो दोबारा लिख देते हैं। 1/10 क्या होगा, किसी वॉर में गायब हो गए यानी वो मिस हो गए। गायब हो गए, मिस हो गए, चले गए, कम हो गए, इन सब का मतलब क्या होता है, माइनस। यानी अगर 10 थे इनिशियली तो एक माइनस हो गया, यानी कितने रह गए, 9। उसके बाद 10% क्या हो गए, किसी डिजीज की वजह से खत्म हो गए, यानी 1/10 फिर माइनस हो गया। यानी अगर ये 10 था तो फिर ये कितना हो गया, 9। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग हमेशा इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाएगा। सही है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आपको ऐसा लग रहा होगा, आप यकीन मानिएगा, जब आप एसएससी एनटीपीसी स्टेट एग्जाम के बारे में देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, इवन बैंक के बारे में भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ जो सर हमारे पढ़ा रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर 10% कहाँ हो गए, किसी डिसेबल्ड हो गए, यानी फिर से 1/10 की कमी हो गई। यानी 10 था तो फिर से कितने रह गए, 9। अभी मैंने क्या कहा, इनका कंपाउंडिंग कर दिया करो यानी मल्टीप्लाई। यानी अगर 1000 थे, देखो कितना सरल क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो ये 9 का क्यूब 729 होता है, राइट। तो 729 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो इत्तेफाक से 729,000 दी है, तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 1000 है। अब आप 1000 में 1000 से गुणा करिए, तो मैं नहीं समझता आपको कोई दिक्कत होगी। 3 जीरो तो ये 3 और लगा दीजिए, सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी के? तो ऑप्शन नंबर जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है आप वो लगा दीजिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10 लाख। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है? शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपको पहली बार ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है, मैं ऐसी ही चीजें पढ़ाता हूं जिससे क्वेश्चन क्या हो, हमें जो हम सीख रहे हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन मिले। योर आंसर इज 10,000। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 is saying a man spent 20% of his income on education, 25% of remaining on house rent, यानी 20% तो किस पर खर्च करता है, शिक्षा पर। 25% शेष का किस पर करता है, आपका मकान किराए पर। तथा 30% आपका खर्च करता है किस पर, अपनी अदर एक्सपेंसेस पर। और उसके पास 4200 रुपये बचे हैं। तो आपको बताने हैं कि उसके टोटल जो इनिशियल इनकम थी वो कितनी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मुझे लगता है अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। आएगा या नहीं, सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 20% उसने खर्च कर दिया। 20% का मतलब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1/5 होता है, यानी 5 से कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 हो गया। फिर 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी 4 से कितना रह गया, 3। फिर कितना है आपका 30% है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10,
यानी 10 से 3 गया, कितना बचा? 7। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि इनिशियल और फाइनल की कोई चीज़ कहीं लिखी होती है तो उसको कट कर दिया करो। 5 इंटू 10 करेंगे तो आप कितना आएगा? आपका 50 आएगा। 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 21। इस 21 की वैल्यू कितनी दी थी? 4200। 21 को इससे काटा तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200। और 200 को 50 से मल्टीप्लाई कराइए, 100 और 2 0, और आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 10,000। मैं समझता हूं क्वेश्चन सभी के क्लियर हो गया होगा और ये टाइप भी समझ में आ गई होगी। ये टाइप रिमेनिंग की कहीं भी हो सकती है। इसे हम कंपाउंड रेशियो में भी लगा सकते हैं, है ना। इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगा सकते हैं, जहां पर ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, जहां पर सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वहां सारी जगह अर्थमेटिक में ये जो पैटर्न है वो लगाया जा सकता है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग एंड यू आर गेटिंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन लेट मी नो। नाउ विल गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक जो पिता है उसका जो प्रॉपर्टी है या जो उसकी संपत्ति है वह उसका 30% क्या करता है? एक चैरिटी को दे देता है, जैसा आप सभी को दिख रहा होगा, तथा शेष का 30% व 25% अपनी वाइफ व बेटे को दे देता है। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है वो समझनी है। 30% तो चैरिटी दे दी, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, सही है। और ये बैंक, एसएससी, एनटीपीसी जितने भी एग्जाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गलत करवाने पर मजबूर कर देगा, आपकी गलती जरूर होगी। 30% चैरिटी दे दी, 30% प्लस 25% ऑफ रेस्ट। तो अब हमें यहां पर क्या लगेगा कि जो बचा उसका 30% निकालें और जो बचा उसका 30% निकालें, और यही हमसे गलती हो जाएगी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा है चैरिटी देने के बाद बचे हुए का 30% प्लस तथा एंड 25% दिया है अपनी वाइफ और अपने सन को। तो यहां अगर ये कहता कि 30% आफ्टर 30% ऑफ चैरिटी, 30% ऑफ रिमेनिंग टू सन एंड 25% ऑफ रिमेनिंग टू क्या? वाइफ, तो आप क्या करते? 2 बार 3 बार लगाते। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर साफ साफ बोला गया है 30% एंड 25% ऑफ रिमेनिंग, यानी 30 एंड 25 को हम जानते हैं, यानी 55%। यानी जो कंफ्यूजन था वो हमारे समझ में आ गया। वो क्या था? आइए, अब कुछ नहीं है। जब आप 30% दे रहे हैं तो 30% का मतलब आपको मालूम है 3/10 होता है, यानी 10 से आपने 3 दे दिया तो बचा कितना उसके पास? 7। फिर अभी मैंने बताया 30 प्लस 25 प्लस है, यानी 55 है, और 55 का मतलब क्या होगा? 11/20। ढंग से समझिएगा, 11/20। तो अगर 20 थे, मैंने 11 दे दिए तो बचे कितने? 9। बहुत अच्छे से समझिए। अब फिर क्वेश्चन अभी और कंफ्यूज होगा। 20 इंटू 10 यानी शुरू में इसके पास 200 रुपए थे, तो आज इसके पास कितने रह गए? 63। अब ऐसा लगेगा कि जो इसने अपनी बेटी को 42 लाख रुपए दिए हैं वो 63 के बराबर है। फिर ढंग से समझिए, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे नीचे बहुत अच्छे से लिखा है, खूबसूरत क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूं, कि जो उसके पास पैसा बचा उसने अपनी 3 पुत्रियों को बराबर बराबर बांटा। द रिमेनिंग सम ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज 3 सन्स इक्वली। तो हमने देखा उसके पास कितना बचा है? 63, और इसने जब अपनी 3 डॉटर को दिया होगा इक्वली, तो ईच डॉटर विल गेट 21 यूनिट्स। समझ में आया डिफरेंस क्या है? वहां पर भी डिफरेंस है और यहां पर रिमेनिंग में भी डिफरेंस है। इस 21 की वैल्यू कितनी दी है? 42 लैक्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने सिखाया था 2 लैक्स। तो इनिशियली 200 इंटू 2, यानी मैं कह सकता हूं उसके पास 400 लैक्स की प्रॉपर्टी थी, यानी बहुत अमीर अंकल थे। समझ में आया? देखिए मैं फिर कहता हूं, क्वेश्चन में 2 जगह कंफ्यूजन है, और आज की क्लास में देखिए थोड़े से मैं अच्छे क्वेश्चन जरूर करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन वो है जो आपको अपनी जॉब में ऑफिसर और बहुत जल्दी बनाएंगे और दूसरों से आपको क्या करेंगे? बेहतर बनाएंगे। क्योंकि सभी के पास ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, सबको इनिशियल फाइनल आता है, लेकिन इनिशियल फाइनल में भी क्या है? चेंजेस हैं। देखिए पहला क्या था?
30% दे दिया। पहला चेंजेस क्या था कि यहाँ पर 2 बार रिमेनिंग नहीं है, एंड है, यानी इसका कंबाइंड परसेंटेज 55% काउंट होगा। यहां तक आ गए आप। फिर आपने देखा इस 63 की वैल्यू 42 नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अभी इस 63 को 3 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करना था। तो यानी 21 की वैल्यू किसके इक्वल थी? 42 लाख के। तो 1 की वैल्यू 2 लाख एंड 200 इंटू 2 लाख, और आंसर इज 400 लैक्स। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। बाकी के असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से इनकम पर बेस एक और क्वेश्चन है। देखिए बहुत मजा आने वाला है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ये उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर है। कहता है यदि इनकम 20% बढ़ गई और खर्च 10% बढ़ गया तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए सभी लोग, जो लोग आज ये पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो इनकम होती है वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। देखिए मैंने कहा है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं साथ में, जिससे आप लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके भी समझ में आए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी समझ में आए। दोनों को सेटिस्फाई करना इज माई टास्क एंड आई डू माई जॉब इन वेरी फाइन मोड। अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं उसकी इनकम को 100 रुपए, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो वहां पर लाइन मेथड से भी सिखाएंगे। क्योंकि अभी क्वेश्चन परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं, और वैसे क्वेश्चन लाइन मेथड का है तो लाइन मेथड से भी पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, सभी लोग समझेंगे। यानी अगर 100 में से 75%, 75 रुपए मैंने खर्च कर दिए तो मेरी सेविंग कितनी होगी? आप कहेंगे सर 25 होगी। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अगर सेव इनकम बढ़ जाए 20%, यानी नई इनकम कितनी हो गई? 120, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया। यही इस गौर करिएगा इस लाइन को। इनकम बढ़ी है 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10%, तो एक्सपेंडिचर था कितना? 75, और 75 का 10% कितना होगा? 7.5, 7.5 सिखाया था, एक पॉइंट लगाते हैं। यानी नया जो एक्सपेंडिचर है वो होगा 82.5। 120 में से आपने 82.5 रुपीज खर्च कर दिए, यानी योर न्यू सेविंग वॉज 37.5। यानी आप पहले सेविंग करते थे 25 रुपए, आज आप कर रहे हो 37.5 रुपए। तो ये कितनी बढ़ गई? 12.5। और कहां से बढ़ी है? 25 से, इनटू में 100%, और आंसर में क्या हो जाएगा? 50%। आप परेशान मत हुइए, मैं ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी आपको समझना है। मैं फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन को हम रेशियो में भी करेंगे सेम क्वेश्चन, लेकिन तब जब रेशियो के कॉन्सेप्ट आएंगे। कुछ नहीं करना था, अगर हम रेशियो से करेंगे तो रेशियो से ऐसे हुआ क्वेश्चन, 4 की 20 बढ़ानी है तो यानी 80 बढ़ना चाहिए, और 3 से कितना बढ़ा है हमारा? 10 बढ़ा है, यानी 30 बढ़ा है खाली। ठीक है, तो बची कितनी? 50% की कमी है, वो उठा लेंगे और वो आंसर हो जाएगा, है ना, ओरल कर लेंगे। लेकिन तब जब हम उस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रेशियो क्या होता है। सही, अभी हम परसेंटेज के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कहता कि आई एम द क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। एग्जाम में क्वेश्चन ये बताता है कि मैं तो एक क्वेश्चन हूं, आपके पास कौन सा बेस्ट तरीका है तो आप उससे करिए। तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके इस क्वेश्चन के रेशियो में जरूर कराऊंगा। सही है, ये क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 सेम आपके लिए एक और लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही कह रहा है अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 50% बढ़ गई और उसका खर्च भी 50% बढ़ गया तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। आप इसे ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो में सीखेंगे ओरल करना। अभी चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज से सीखते हैं। मान लेते हैं इनकम कितनी थी? 100, 80 रुपए खर्चा हो गया तो सेविंग कितनी हो गई? 20 रुपए। इनकम 50% बढ़ गई, यानी 150 हो गई। फिर भाई जो पॉइंट समझना है, एक्सपेंडिचर 50% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 80 था, 80 का 50% यानी 40, यानी नया एक्सपेंडिचर 120 हो गया। 50 में से 120 खर्च किए तो सेविंग कितनी आ गई? 30। 20 में से
₹30 सेविंग बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ गई ये 10, कहाँ से 20 से, और इंटू 100%, तो आंसर क्या हो जाता 50%। सही है मित्रों। और इसे ओरल कैसे करते हैं भाई कि इनकम 50% बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर भी 50% बढ़ गया है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कमी है ही नहीं है कोई, तो सेविंग भी कितनी बढ़ेगी 50%। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सस्पेंस नहीं, ये आपके लिए क्या है एक पैशन है, आप जगे रहिए। ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे रेशियो में करेंगे, लाइन मेथड में। सही है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 और 11 एक जैसे ही हैं दोनों के, लेकिन मीनिंग अलग अलग हैं। मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। 10th क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ए स्टूडेंट गॉट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन इन जर्मन, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में उसके 22 नंबर ज़्यादा आए हैं। यहाँ ढंग से लिख लेते हैं, फ्रेंच में जर्मन से कितने नंबर ज़्यादा हैं, 22 मार्क्स ज़्यादा है। सही है। और कहता है जर्मन के जो मार्क्स हैं वो 28% है, किसका, फ्रेंच और जर्मन का। बस यहीं से आपको फिर क्वेश्चन समझ में आया, और आपको क्वेश्चन बताना है किसका, आपको मार्क्स बताने हैं किसके, फ्रेंच के शायद। ठीक है, देख लीजिएगा, फ्रेंच के और जर्मन के हम दोनों के देख लेंगे। आइए एक बार इसे ऐसे लिखते हैं, जर्मन यहां लिखा रहने दिया और यहां लिख दिया फ्रेंच और जर्मन। सही है, इसके अपॉन में इसको ले 28% को हम क्या कह सकते हैं, 28/100, और 4 से अगर इसे काट देंगे तो 7/25। अभी मैंने आपको डिनोमिनेटर का प्ले सिखाया है, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर हम डिनोमिनेटर से फ्रेंच और जर्मन को 25 का मान लेंगे तो जो जर्मन है उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7। समझिए सभी लोग, तो फ्रेंच के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 25 में से 7 माइनस कर दीजिए, 18। तो फ्रेंच के 18 अगर रेशियो हैं, यूनिट्स हैं, और जर्मन के कितने हैं, 7, तो फ्रेंच के कितने मार्क्स आपके हिसाब से ज़्यादा हैं, 11। 11 की वैल्यू कितनी है, 22, यानी 1 की वैल्यू है 2, तो अब फ्रेंच यानी जो 18 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 36। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान था। 28% का मतलब 7/25 होता है, यानी अगर फ्रेंच और जर्मन 28 है तो जो हमारा जर्मन है वो कितना होगा, 7। इनको माइनस करिए तो फ्रेंच कितना आ जाएगा, 11। इनका डिफरेंस कितना है, सॉरी 18 आएगा, इनका डिफरेंस कितना है, 11 की वैल्यू 22 है, 1 की वैल्यू 2 है, 18 की वैल्यू 36 है। सही है, क्लियर हो रहा है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डिनोमिनेटर, जो मैं कहता हूं डिनोमिनेटर को समझिए बहुत अच्छे से। जर्मन की जो वैल्यू है वो 28% है, फ्रेंच और जर्मन का। फ्रेंच और जर्मन को यहाँ अपॉन में ले आए तो यहाँ 28% की, यानी अपॉन में 100, 7/25। डिनोमिनेटर के रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंच और जर्मन को 25 माना, मैंने सिखाया था हम लेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर, तो जर्मन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फ्रेंच आ गया 18 का, 18 में से 7 गया 11, 11 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 2, 18 की वैल्यू 36। क्लियर है, मैं समझता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा। 11th क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन 11th क्वेश्चन जब ब्लिंक होगा स्क्रीन पर तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सही है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा होगा, आप सभी लोग देख लीजिए, हिंदी में बोल देता हूं। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, 12 साल छोटा है, और रवि की जो आयु है वो रवि तथा सूर्या की आयु का 40% है। तो आपको सूर्या की आयु 9 साल बाद बतानी है। देखिए क्वेश्चन में चेंजेस भी सिखा रहा हूं, रट नहीं लें आप जिससे क्वेश्चन। सही है, आप लोग पॉज करिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। ठीक, चलिए रवि क्या है, 40% है रवि और सूर्या का। इस चीज को बहुत अच्छे से समझा करो। जैसे मैं कहूँ मेरी आयु 3 साल है, मेरे भाई की आयु 5 साल है, तो हम दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरी आयु क्या होगी, 3/8, यानी 37.5% होगी हम दोनों की आयु का। क्लियर हो रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट ये डेवलप होता है। तो अभी मैंने सिंपल कहा था, आप इसे ओरल भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। 40% का मतलब 40/100, जिसे हमने सीखा था, मैं रफ कर देता हूँ 2/5। अब आप फिर कहोगे
कि सर रवि और शाम 5 का, सॉरी सूर्या, तो रवि कितने का 2 का, तो सूर्य कितने का 5 माइनस 2, सूर्य कितने का 3 का। तो रवि अगर 2 का है, रवि कितने का है 2 का है, और ये टोटल कितने के थे 5 के थे, तो रवि सूर्या से कितना छोटा है, एक की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 12 साल। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 साल। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप इसे काट दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 36 की प्रेजेंट एज आई है, यानी सूर्या की, और पूछी कब है 9 ईयर्स आफ्टर, तो 36 में आप 9 ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 45 ईयर्स। ही विल बी ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर 9 ईयर्स। हु? सूर्या। समझ में आया चेंजेस क्या था पिछली बार से इस क्वेश्चन में, कि हमें सूर्या की जो एज थी वो 9 साल बाद बतानी थी, ना कि 9 साल पहले। सही है। चलिए ऐसे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए लेके आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इनकम के करा दिए, तो क्या इनकम टैक्स नहीं दोगे? भाई सभी को देना है, देश के लिए जरूरी है इनकम टैक्स देना। सही है। तो इनकम टैक्स भी ध्यान रखिएगा, एसएससी सीजीएल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट लगती है। सही है। इंस्पेक्टर बनते हैं आप, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स इन सीबीडीटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर आने वाला ये डिपार्टमेंट है। आपको मालूम होगा 2 टाइप के आपके टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, इनकम टैक्स जो होता है वो देखो कैसे निकलता है। सपोज करिएगा सभी लोग, जो मेरी टोटल इनकम होती है, मान लो मेरी इनकम 10,000 रुपए है, तो अगर इसमें से मैं 1,000 रुपए का टैक्स दूंगा, तो वो जो 1,000 रुपए का टैक्स दूंगा वो तो कहलाएगा मेरा टैक्स, यानी इनकम टैक्स। और 1,000 रुपए हटाने के बाद जो चीज बचेगी वो क्या कहलाएगी, मेरी नेट इनकम। क्या कहलाएगी बच्चों? नेट इनकम। यानी आपने सीखा कि टोटल इनकम जो होती है उसमें टैक्स होता है और नेट इनकम होती है। यानी इनकम टैक्स जो है वो काउंट किस पर होता है, ढंग से समझिएगा, हमारी टोटल इनकम पर। किस पर काउंट होता है? टोटल इनकम पर। एज यू सी इन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर नीचे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, द नेट इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 3%। हिंदी में, जब एक व्यक्ति की आय 17%, आय कर की दर 17% बढ़ जाती है तो उसकी शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि भाई उसकी आय कर की दर कितनी थी, यानी इनिशियल रेट आपको बतानी है। देखिए, मैंने कहा टोटल इनकम पर काउंट होता है इनकम टैक्स। अब ना तो टोटल इनकम मालूम है, ना ही इनकम टैक्स मालूम है, ना ही नेट इनकम मालूम है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो इनकम टैक्स होता है वो आता कहां से? टोटल इनकम में से। और जब इनकम टैक्स आ गया टोटल इनकम में से, तो जो बचा वो नेट इनकम है। अब सपोज दैट इनकम टैक्स कह रहा है कि मुझे थोड़े से रुपए और चाहिए, मीन्स 200 रुपए और चाहिए, तो वो जो 200 रुपए हैं वो आएंगे कहां से? वो जो 200 रुपए हैं वो आएंगे कहां से? वो नेट इनकम से आएंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी जो मेरी इनकम टैक्स जो बढ़ेगा उसकी जो वैल्यू होगी, रुपए होंगे, वो आएंगे कहां से? नेट इनकम से आएंगे। यानी जैसे मैंने अभी बोला था 1,000 रुपए मेरा टैक्स है और 9,000 रुपए मेरी नेट इनकम है, तो टोटल 10,000 हो गई थी। अब इनकम टैक्स कह रहा है मुझे 200 रुपए और लेने हैं, तो 1,000 की जगह फिर 200 और, यानी 2,000 हो जाएंगे। लेकिन जो नेट इनकम 9,000 थी उसमें से 200 कम हो जाएंगे, यानी 8,800 रह जाएंगे। तो बात समझ में आई? यानी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। यानी मैं कह सकता हूं 17% टैक्स की जो वैल्यू है, ढंग से समझिएगा, वो किसके इक्वल होगी? 3% ऑफ नेट इनकम के। ये क्यों होगी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप टैक्स को बढ़ा के जो रुपया डिमांड करेंगे वो डिमांड कौन फुलफिल करेगा? नेट इनकम। तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, टैक्स, ये परसेंट से परसेंट कट गया, अपॉन नेट इनकम। जैसे अभी रवि और सूर्या में किया था, इसे 3/17 कह सकते हैं। मैं समझता हूं सभी लोग कह देंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं नेट इनकम को कितना मानूंगा? डिनोमिनेटर की मदद से यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिख देते हैं। नेट इनकम को कितना मान लूंगा? 17। तो टैक्स कितना हो जाएगा? 3। और इनका टोटल, यानी मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 20। सही है। तो मेरा जो टैक्स परसेंट है, मैंने अभी बताया था टैक्स कितने का दिया इसने? 3 का। कितनी इनकम पर? टोटल इनकम कितनी है?
20 और इंटू में 100%। 20 से ये 5 बार कटा, 3 इंटू 5, योर आंसर इज 15%। आपने देखा विदाउट लेटिंग एनीथिंग, अगर आप लेट करते तो दो वेरिएबल लेट करने पड़ते, एक्स और वाई, और वहां से जेड आता, और यहाँ से आपका आंसर विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है ये जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है। और क्यों होती है, कोई आपसे पूछे तो आप उसे बताएंगे जो पैसा नेट इनकम का होता है वही ट्रांसफर हो जाता है टैक्स पर जाके, इसलिए उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 13 और आपको जरूर कराता हूं। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हेन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, यानी जब आयकर की दर 19% बढ़ गई, द नेट इनकम डिक्रीज बाय 1%, यानी आयकर की दर 19% बढ़ गई, यानी जब 19% टैक्स बढ़ा, फिर से वही, तो इसने कुछ रुपीस की डिमांड करी, और वो डिमांड फुलफिल कहां से हुई, 1% ऑफ नेट इनकम से। कहां से हुई है, 1% ऑफ नेट इनकम से। और ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर हैं, जैसे अभी समझाया था। तो ये कट गया यहां से, तो मैं कह सकता हूं टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या हो गया, 1/19। अभी आपको मालूम है इनका अगर सम करते हैं तो 20 क्या हो जाती है, हमारी टोटल इनकम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है वो कितना है, 1 रुपए का, और टोटल इनकम कितनी है, 20 इंटू 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5%। अगर आपको सब कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 19, यहाँ पर लिख लीजिए क्या 1, और इनको अगर प्लस करेंगे तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 20। लेकिन मैं समझता हूँ जब चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो यही क्लियर करिए कि इनका सम कितना होता है, 20 होता है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कि भाई जो हमारा इनकम टैक्स है दैट इज काउंटेड ऑन माय टोटल इनकम, दैट्स व्हाई हमें टोटल इनकम निकालनी थी। टैक्स अपॉन नेट इनकम का सम टोटल इनकम यानी 20 के बराबर है। तो 1 रुपए का टैक्स 20 पर इंटू में 100 यानी 5%। आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों क्वेश्चनों में फिर से वही, वहां पर क्या था, जो 12th क्वेश्चन था, इसको इधर लिख देते हैं। जो 12th क्वेश्चन था वहां पर क्या था, 17% टैक्स था और 3% नेट इनकम थी। ये चीज़ अलग है ना, आप इसको अलग रखिएगा। और जो 13 है उसमें क्या है, 19% टैक्स है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1% ऑफ नेट इनकम के। 17 और 3 यहाँ करेंगे 20, 19 और 1 यहाँ करेंगे 20। 3/20 इंटू 100 15%, 1/20 इंटू 100% 5%। देखिए जो चीज़ें बेस्ट से बेस्ट हैं मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे और टफ करते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो, है ना। टफ मैथ्स भी ज़रूरी है लेकिन कब, जब हमारे बेसिक बहुत अच्छे होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ, लेकिन घबराएंगे नहीं। यू आर विद योर मेंटर, योर गाइड, योर एजुकेटर प्रतीक सर, हु इज प्रॉमिस to all of you, है ना, who have made a promise to all of you that I will provide the quality education among the across the country, right? तो सभी लोग समझिएगा, कहता है जी एक व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो 6,000 रुपये बढ़ गई। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये 6,000 रुपये बढ़ गई। तो जो टैक्स था, जो हमारा टैक्स था वो 18% से 15% बन गया। सही है, यानी ये रिड्यूस हो गया 18 से 15। सही है। 25% टैक्स फ्री है इनकम, 25% टैक्स फ्री है, और इक्वल टैक्स दिया गया है दोनों ही कंडीशन में। आपको उसकी इनिशियल इनकम बतानी है। एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ गई तो आय कर की दर 18 से 15% बन गई, यानी पहले 18 जाता था फिर 15 जाने लगा। दोनों ही कंडीशन में 25% ऑफ इनकम टैक्स फ्री है। देखिए कोई भी चीज जब फ्री होती है, स्लैब होता है गवर्नमेंट का, जब वो फ्री है तो उसके अगेंस्ट यानी जो बचा हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। यानी अगर 25% फ्री है तो 75% इनकम पर टैक्स जाएगा। और टैक्स इक्वल है, कहता है जी कर बराबर है, तो आपको बतानी इनिशियल इनकम यानी प्रारंभिक आय। देखिए 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं अब, तो कोशिश करिएगा ये समझ में आ जाए। इनिशियल इनकम को मान लेते हैं आई, और बढ़ गई 6,000 यानी आई प्लस 6,000।
कहता था टैक्स 18 से 15% हुआ था, तो यहाँ पर जो टैक्स था वो देखते हैं कितना था, 18% था, और यहाँ पर जो टैक्स था वो कितना था, 15% था। अब मैं यहाँ पर इस आई की जगह कुछ भी मान सकता था, लेकिन मैंने आई इसलिए माना क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन मानता तो मैं तो उस 4 को 6000 से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से जोड़ सकते हैं जब तक ये चीज़ें आपको अलजेब्रा पूरा ना पढ़ाया जाए, रेशियो पूरा ना पढ़ाया जाए, क्लियर ना होंगी। इसलिए आप आई मान लीजिए, आई से 6000 बढ़ा के 18 से 15% टैक्स हो गया। 25% पर टैक्स नहीं जाता, यानी इनिशियल 75% इनकम पर टैक्स जाता था और बाद में भी 75% पे जाता था। और जी टैक्स क्या था, बराबर था, तो भारत में बराबर का साइन तो यही होता है। अब देखना क्वेश्चन को, 18 से 18 कैंसिल हो गया, सॉरी 3 से ये 6 बार और 3 से ये 5 बार, और ये 75 से देखिए 75 कैंसिल हो गया। हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होती है तो एक ऑफिसर के लिए, एक इंस्पेक्टर के लिए, या एक जो अपना जो भी जॉब लेने वाला है गवर्नमेंट की, उसके लिए कहीं ना कहीं अप्रोच एक हिडन छुपाई जाती है जिससे वो जल्दी ढूंढ ले। तो ये 75 तो कट ही गया, 75 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज 6i, और यहाँ जो 5 बचा था दिस इज 5i प्लस 30,000, राइट। इसमें से इसको माइनस करा दीजिए तो i की वैल्यू क्या आ गई, 30,000, और आपने शायद आई ही माना था, तो आपका आंसर क्या आ गया, 30,000। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें टफ भी सीखना है, आसान पढ़ना है तो टफ भी पढ़ना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा अपने माइंड्स में, रिटेन इन योर माइंड्स, सही है। चलिए, तो समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर आज की क्लास का एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका सबके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा मैंने सरल कर दिया है। कहता है कि इनकम इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, एक व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए बढ़ गई और जो टैक्स है वो 20 से 16% हो गया, और वो दोनों ही इस कंडीशन में टैक्स बराबर देता है, और आपको उसकी इंक्रीज्ड इनकम बतानी है। देखिए यहाँ फिर समझ लीजिए, मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग पूछता हूं जिससे आप रट ना लें। इंक्रीज्ड इनकम फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, इंक्रीज्ड इनकम। इस बार वो स्लैब नहीं आया 25% वाला, कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर बनाइए और कमेंट सेक्शन में छोड़िए, सही है। मैं इतने सॉल्व करता हूँ। इनकम मान लेते हैं आई, तो बढ़ कितनी गई, आई प्लस 2 लाख। 2 लाख को ऐसे लिख लेंगे, जीरो नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि जीरो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 20% से कितना हो गया था टैक्स, 16%, तो यहाँ पे 16% हो गया, और टैक्स बराबर था तो ये बराबर कर दिया, स्लैब आया ही नहीं। अब देखिए 4 से ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो यहाँ क्या आया, 5i इज इक्वल्स टू 4i प्लस 8 लैक्स। 4 का मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट में, तो i की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 8 लैक्स। अब जैसे ही आपने आंसर कहा ये गलत हो गया, यही तो सिखाना होता है, पढ़ाने के बाद गलती कैसे होती है। आई तो हमारी इनिशियल इनकम है, और नई इनकम, इंक्रीज्ड इनकम कितनी होगी, 2 लाख बढ़ जाएगी, यानी 10 लैक्स। तो व्हाट इज माय करेक्ट आंसर इज 10 लैक्स, सही है। तो आप ये आंसर लगा के आएंगे। तो मैं समझता हूं आज की क्लास आपके लिए बढ़िया रही होगी। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, परसेंटेज पार्ट 4। सभी लोग बताइएगा कि क्लास कैसी थी। देखिए, वी ऑल आर ट्राइंग ऑल आर ट्राइंग मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स, है ना, हम सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपको जो आपने ट्रस्ट बनाया इस ऐप पर, इसको डाउनलोड किया, इस पर आए, मेरी बात मानी, आपने सबको शेयर किया, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो, सही है। और बहुत सारे टीम है जो काम करेगी आपके लिए, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए। तो सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बाकी स्टूडेंटों को भी बताओ हमारे बारे में कि भाई ऐसे ऐसे ऐप है और आप यहाँ पर डाउनलोड उसे कर सकते हैं, सही है। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो मैं उसको वेलकम करूँगा, आप मुझे बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट दिस साइड योर मेंटर, योर एजुकेटर प्रतीक चतुर्वेदी। अब मैं आपसे बाय बाय लेता हूँ, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे एंड नाइट एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।